नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड नियंत्रण को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए RT-PCR टेस्ट एवं वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। हरिद्वार कुंभ स्नानों के दृष्टिगत हरिद्वार में वैक्सीनेशन और RT-PCR टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिन स्थानों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन स्थानों पर कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे राज्यों में जिन स्थानों पर अधिक मामले मिल रहे हैं वहां पर भी लोग यहां पूरी तरह से संजीदगी बरतते हुए नजर आएंगे। आपको बताते चलें कि उन्होंने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर भी प्रदेश में यहां दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिन लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उन पर भी निशानदेही रखना और निगरानी रखना बहुत जरूरी है। करीब पूरी हो गई हैं। एक दो जगह काम रह गया था, बस अड्डों का और बैरागी कैंप का। वो व्यवस्थाएं भी 1 तारीख तक पूरी हो जाएंगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये SOP जो भारत सरकार ने जारी किया है उसका पालन करना हम लोगों के लिए आवश्यक है। तो उसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की जाएंगी। जो बाकी स्थानों पर भी लोग जाएंगे उसमें जो 12 राज्यों में जहाँ पर कोविड के केसेज अधिक हो गए हैं वो उत्तराखंड में किसी भी स्थान पर जाएं तो उनके लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी आवश्यक होगी। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से हाई अलर्ट पर है। कोरोना की सैंपलिंग का दायरा बढ़ाए जाने पर बॉर्डर पर सैंपलिंग के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी फिर से बड़े पैमाने पर लोगों के कोरोना सैंपल लिए जाएंगे। खासतौर पर होटल, ढाबे, बैंक, अखाड़े, यहाँ पर गन्ना, कोल्हू आदि की 100% लोगों की सैंपलिंग कराई जाएगी। SDM शैलेंद्र नेगी का कहना है कि सैंपलिंग के दायरे को बढ़ाने के लिए 3 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली गई थी, जिसमें तमाम रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं। कोविड के मामले बढ़ रहे हैं तो ये सब हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसके दृष्टिगत जो है जिलाधिकारी महोदय ने 25 मार्च को सभी नोडल अधिकारियों की और महत्वपूर्ण जो इस काम में लगे हुए लोग हैं उनकी बैठक ली थी। और हमने भी 27 मार्च को जो तहसील स्तर पर अधिकारी हैं और हमारी कोविड की टीम है टास्क फोर्स, उनकी बैठक ली। और उसके बाद ये तय हुआ है कि हमें सैंपलिंग को बढ़ाना है। अभी तक हम लोगों की स्ट्रेटेजी ये रही है कि हम लोग बॉर्डर जो हमारे अंतर्राज्यीय हैं वहाँ पर सैंपलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य में जो भी प्रवेश करेगा उसकी सैंपलिंग हो। लेकिन अब इसके साथ साथ हम जो अंदर हमारे काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और साथ साथ में हमारे होटलियर्स हैं, हमारे गन्ना तोल केंद्र के लोग हैं, हमारे आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और KV हैं, इस तरीके से इनमें भी हम सैंपलिंग को बढ़ा। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना ने दूसरे चरण की दस्तक दे दी है, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइंस के अलावा SOPs जारी कर दिया है। तो 12 राज्यों में आने वाले लोगों को अब यहां 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं दूसरी ओर सीमाएं जिस तरह से यहां पर लांघने की भी कोशिश होती है, तो सीमाओं पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम आने वाले लोगों के टेस्ट कर रही है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी BS गौदियाल ने बताया है कि सभी सीमा पर राज्य के अंदर आने वाले लोगों की जो रैंडम टेस्टिंग है वो की जा रही है। इसके बारे में हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने आशा रोड़ी बॉर्डर से जायजा लिया है और किस तरह से पूरे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कोविड-19 को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, देख लीजिए। कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार अब सतर्क नजर आ रही है और नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। 1 अप्रैल से नई गाइडलाइंस आ चुकी है, जिसमें बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों के कोरोना टेस्ट बॉर्डर पर किए जाएंगे। तमाम चेकिंग यहाँ पर की जाएगी। यदि दिल्ली और महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की बात करें तो जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनकी तमाम तरह की चेकिंग यहाँ पर की जाएगी। भाई साहब, जिस तरीके से अब 1 तारीख से नई गाइडलाइंस आ गई है, तो किस तरह की चेकिंग आप लोगों को आदेश मिले हैं? अभी तो ऐसा है कि अभी जो चेकिंग चल रही है वो भी उत्तराखंड के जो गाड़ियाँ हैं उनको तो जाने दे रहे हैं हम। तो बाद में जब सब गाड़ी चेक होगी
बाकी जो बाहर से आएगा उनकी सबकी गाड़ी चेक होगी। जो गाइडलाइंस आई है नई, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी बाहर से आएंगे या उत्तराखंड के हों, चाहे वो यूपी के हों या फिर गुजरात के कहीं भी किसी भी राज्य के हों, तो उनकी चेकिंग की जाएगी। तो किस तरह से कोरोना टेस्ट भी उनका यहाँ पर होगा? तो किस टेस्ट हो रहा है सर, हम अंदर भेज रहे हैं टेस्ट के लिए, टेस्ट ले जो नेगेटिव आएगा उससे टेस्ट हो वो उस पर। क्या जो उत्तराखंड के लोग बाहर गए हैं वो आएंगे तो उनका भी टेस्ट किया जाएगा? हाँ उनका। हाँ जरा बात सुनो भैया। हेलो भाई साहब, जो टेस्ट की बात की जाए तो जो उत्तराखंड के लोग हैं जो बाहर से आएंगे, कल से जो नई गाइडलाइन चाहिए उसमें क्या उनके भी टेस्ट किए जाएंगे? हाँ, सबके बाहर से आने वाले सभी, चाहे वो उत्तराखंड के हो या कहीं के भी, उनके टेस्ट होना बहुत अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो आप लोग भी चेकिंग है, तो क्या कुछ फोर्स यहाँ पर बढ़ाई गई है? अभी फोर्स बढ़ा गई है, फोर्स आज से दोगुनी कर दी गई है यहाँ। फोर्स की अब कोई ऐसी कोई कमी नहीं है और कल से 24 घंटे रहेगी। बिल्कुल 24 घंटे फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। ये आसारोड़ी बॉर्डर है जहाँ पर हम आज खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है और तमाम जितनी भी गाड़ियाँ बाहर से आने वाली हैं सभी के अभी से ही चेकिंग शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी जो उत्तराखंड की गाड़ियाँ हैं उनको छोड़ा जा रहा है, उनकी कोई चेकिंग नहीं की जा रही है, लेकिन दिल्ली से आने वाली गाड़ी है या फिर गुजरात से या फिर किसी और राज्य से आने वाली गाड़ी है, उनकी तमाम तरह की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और उनको यहाँ से सीधा अंदर जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम बैठी है जो कोरोना टेस्ट कर रही है, वहाँ तक उनको भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूपी की गाड़ी की भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। तमाम तरह की जो उनसे पूछताछ लगातार यहाँ पर जारी है। हालांकि 1 तारीख से जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो उत्तराखंड राज्य के भी लोग हैं और बाहर से वो आ रहे हैं तो उनकी भी चेकिंग यहाँ पर की जाएगी और उनका भी कोरोना टेस्ट होने के बाद ही उनको अंदर एंट्री दी जाएगी उत्तराखंड में। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या जिस तरीके से उत्तराखंड के लोग हैं तो क्या उनको किस तरह की छूट अब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। अभी हम आपको ले चलेंगे उस जगह पर जहां पर कोरोना टेस्ट का इंतजाम यहां पर किया गया है कि डॉक्टरों की टीम वहां पर मौजूद है। तो उन डॉक्टरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो यहां पर टेस्ट कर रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं आसारोड़ी की उस जगह पर जहां पर कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों की टीम यहां पर मौजूद है। तो एक बार फिर कोरोना टेस्ट के लिए भीड़ यहां पर लगनी शुरू हो गई है। हालांकि जो सरकार की गाइडलाइंस है वो 1 अप्रैल से सभी लोगों के टेस्ट करना अनिवार्य होगा, तभी उनको उत्तराखंड के अंदर एंट्री दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी से ही भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से आगे जो टेस्टिंग होगी। तो कहीं ना कहीं असुविधा जरूर लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ेगी कि जिस तरीके से लोग आएंगे तो भीड़ लाजिमी है कि भीड़ जरूर बढ़ेगी। तो जिसके बाद लोगों को जरूर कहीं ना कहीं एक इंतजार यहाँ पर करना होगा और तभी उनको आगे जाना होगा। और जिस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट जो है 10 से 15 मिनट के बाद दी जा रही है। तो वहीं हम कोशिश करेंगे जो यहाँ पर डॉक्टर हैं उनसे बात करने की, किस तरीके से जो व्यवस्था बनाई गई है वो किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है और क्या किस तरीके से जो कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं वो किस तरीके से कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, किन लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, कितनी समय बाद जो रिपोर्ट है वो दी जाएगी। सर क्या नाम है सर आपका? अभी जरा मुझे चढ़ा दें, इत्मीनान से बताइए। सर जिस तरह की बात करें कोरोना टेस्ट एक बार दोबारा से शुरू हो गया। हालांकि पहले से ही कोरोना टेस्ट चल रहे थे, लेकिन अब जो बाहर के राज्य हैं जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, अन्य कई राज्य हैं जिनसे आने वाले लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है सरकार की तरफ से। तो किस तरह की गाइडलाइंस आप लोगों को मिली? पहले 5 राज्य थे, अब 12 राज्यों को उसमें सम्मिलित कर दिया गया है और जो भी कुंभ में आ रहा है या आसारोड़ी चेक पोस्ट के अंदर उत्तराखंड में आ रहा है उन सभी को टेस्ट कराना अनिवार्य है। जो लोग 2 टेस्ट कोविड के 2 टेस्ट करा के आ रहे हैं, टीका लगा के आ रहे हैं, उनको कराना ज़रूरी नहीं है। जो सिंगल करा रहे हैं उनको कराना ज़रूरी है और बाकी जो टेस्ट करा के आ रहे हैं उन्हें कराने की ज़रूरत नहीं है। एक गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं बाहर गए हुए हैं और वो वापस आ रहे हैं तो उनको भी टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। हाँ, जो भी बाहर गए हैं अगर उनका टेस्ट 4 दिन से ज़्यादा दिनों का पुराना है तो उनको टेस्ट करा के ही अंदर आना पड़ेगा। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट कितने समय में लोगों को मिल रही है और जिस तरीके से भीड़ देखने में आ रही है, आगे आने वाले समय में और भी भीड़ बढ़ने की संभावना है, तो किस तरह की व्यवस्था आप लोगों की? जो नया टेस्ट किट आई है उसमें 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। पहले जो किट आई थी उसमें 10 मिनट लगते थे, इसमें 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। सर जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है उसके लिए
अब स्टाफ बढ़ाया जा रहा है जिससे कि पब्लिक को असुविधा ना हो। बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नई गाइडलाइंस आई है उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से पहले 5 राज्यों से लोग आने वाले थे, उनकी कोरोना टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे थे, लेकिन अब 12 राज्य ऐसे हैं जिनके आने वाले लोगों की यहाँ पर कोरोना रिपोर्ट करी जाएगी और जो रिपोर्ट के टाइम है तो वो 10 से 15 मिनट का टाइम यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक संभावना है कि भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी, जिसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं इसके लिए स्टाफ जरूर बढ़ाया जाएगा और स्टाफ बढ़ने के बाद जो लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, जो असुविधा हो रही हैं वो असुविधा यहाँ पर ना हो, इसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर की जा रही है। आपने देखा कि किस तरीके से बैरियर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि ताकि भीड़ बेकाबू ना हो और उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, जेगा 24/7 न्यूज़, देहरादून। तो पश्चिम बंगाल चुनाव 24 परगना जिले की बसीरहाट साउथ विधान में पार्टी का चुनाव प्रचार कर लौटे भाजपा किसान मोर्चा के हरिद्वार जिलाध्यक्ष चौधरी निपेंद्र सिंह के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चौधरी निपेंद्र ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आ रही है और टीएमसी की 100% विदाई हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी द्वारा चुनाव में जमकर गुंडागर्दी की जा रही है और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर निपेंद्र चौधरी से खास बातचीत हमारे संवाददाता की भी हुई है। चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और उत्तराखंड से कई नेता वहां चुनाव में प्रचार में डटे हुए हैं। लक्सर से भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष निपेंद्र चौधरी चुनाव में ड्यूटी देने गए थे, आज लौटकर आए हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह का माहौल है और क्या उनके दावे हैं। निपेंद्र जी, आप बसीरहाट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी कर रहे थे पार्टी की तरफ से, कैसा माहौल है? बसीरहाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मेरी ड्यूटी थी और उस विधानसभा को हम भारी मतों से जीतेंगे। पूरे ऑल ओवर पश्चिम बंगाल की बात करें तो जैसे टीएमसी का दावा तो है कि भाजपा की हवा निकलेगी, आप क्या कह रहे हैं? किसकी हवा निकलेगी ये तो 2 में ही तय करेगा। निश्चित रूप से वहाँ टीएमसी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। 200 सीटों से ज्यादा सीटें जीतकर हम वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। वैसा तो टीएमसी के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने बाहर के गुंडे बुला रखे हैं, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और क्या टीएमसी की तरफ से 20 तरह के लोग जो बाहर से आए हुए हैं? गुंडे हम ही तो गुंडे हैं। वो अगर हमें आप गुंडे का दर्जा दे रहे हैं तो हम ही गुंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे निष्ठावान कार्यकर्ता संगठन के लोग वहाँ पर हमारे जैसे बुला रखे हैं, उन्हें वो गुंडा बता रहे हैं, इसका क्या इलाज है? और वहाँ पर गुंडागर्दी कौन करता है सबको विदित है। पूरी गुंडागर्दी वहाँ टीएमसी करती है। कितने कार्यकर्ता वहाँ पर हमारे बलिदान हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। 2 मई दी गई। इस बार आपका दावा है 200 पार, आपको लगता है कि तमाम सीटों पर माहौल ठीक चल रहा है? बिल्कुल, तमाम सीटों पर माहौल ठीक चल रहा है। 200 पार होंगे, विजयी होंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। चलिए, तो निपेंद्र चौधरी का दावा है कि सबसे अच्छा माहौल है और खास तौर पर जो गुंडागर्दी है वो केवल टीएमसी की तरफ से की जा रही है, ये इनका आरोप है। ये एक और दावा कर रहे हैं कि इस बार 2 मई दी गई, यानी कि भाजपा सत्ता में आ रही है। ये तो आने वाला चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि कौन सत्ता में आएगा, किसका मुख्यमंत्री बनेगा। जसवीर सिंह, जेगा 24/7 न्यूज़। तो काशीपुर के नवीन मंडी में गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के बाजपुर, काशीपुर और जसपुर विधानसभा की संगठन की एक बैठक आयोजित की गई और बैठक में मौजूद भाजपा जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज काशीपुर में मंडल अध्यक्षों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर बूथों तक का संगठन खड़ा कर लिया है, लेकिन अब पार्टी पन्ना प्रमुख योजना को लेकर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि एक पन्ने में लगभग 50 से 60 वोट होते हैं, जिसमें से उस पन्ने का प्रमुख कौन होगा, पार्टी इस अभियान को शुरू करने वाली है ताकि अगले 2 महीने के अंदर ही पूरे जिले के हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी का मूल है कार्यकर्ता और कार्यक्रम, इसलिए हमारी निरंतर बैठकें और कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज हम जो यहाँ मंडल अध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठने वाले हैं, उसमें बहुत प्रमुख कारण जो है, एक तो जो हमारा 2022 का चुनाव है, उस 2022 के चुनाव के निमित्त बूथों तक का संगठन हमने खड़ा कर लिया है। अब अंतिम चरण पन्ना प्रमुख का होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बाकी पार्टियों के मुकाबले बहुत अधिक आगे है। बूथ तक का संगठन हमारा खड़ा हो चुका। अब हम पन्ना प्रमुख की योजना को लेकर चल रहे हैं। तो आज हमारे हर बूथ पर, यानी
एक पन्ने में लगभग 50 से 60 वोट होते हैं, उनका पन्ना प्रमुख कौन होगा, उस अभियान को हम शुरू करने वाले हैं ताकि अगले 2 महीने के अंदर पूरे ज़िले के हर बूथ के हम पन्ना प्रमुख बना चुके हों। तो आज सबसे बड़े अभियान उसकी योजना रचना होने वाली है। साथ ही साथ अभी हमारी सरकार और संगठन में परिवर्तन हुआ है, तो हमारे प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी घोषित हुए हैं। पूरे प्रदेश में उत्साह है। उनका 9 अप्रैल को यहाँ का कार्यक्रम है, तो उनका जब पहली बार आगमन होगा तो आगमन के नाते उनका स्वागत और जो उनका अभिनंदन, इस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे। उन कार्यक्रमों की तैयारियों की योजना रचना बैठक रहने वाली है। साथ ही साथ 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है। 14 अप्रैल को बाबा अंबेडकर जो हैं हमारे, उनकी जयंती के कार्यक्रम हैं, जो पार्टी के बहुत प्रमुख कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रमों की तैयारी के कार्यक्रम हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे लगातार चलने वाले कार्यक्रम हैं, जिसमें कार्यक्रम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कार्यक्रम और पन्ना प्रमुख, ये 3 हमारे मेन आज बिंदु रहने वाले, जिन पे हमारी बैठक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने लालकुआं कोतवाली में पहुंचकर यहां लंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए जनता के साथ मधुर व्यवहार बनाने और अपराधों पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने के लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने बीट पुलिसिंग पर जोर देते हुए कहा कि इसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है। लगभग 2 घंटा यहां पर चली हुई समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार शाह, कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार और चौरगलिया थाना अध्यक्ष संजय जोशी के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान एसएसपी ने कोतवाली परिसर का निरीक्षण भी किया। सभी जो हमारा ग्राउंड का जो कर्मचारी है, जो हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, उनको सभी को जो है निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने बीट एरिया में ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तथा अच्छे लोगों को भी चिन्हित करेंगे जो इसमें सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि जो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं उस पर भी अपने फ़ोन कॉल्स करके उस पर सूचित करें, और आपके जो नाम हैं जो सूचना दे रहे हैं उसका नाम हम लोग गोपनीय रखेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि इसमें जनता जो है वो भी बढ़ चढ़कर अपना जो हिस्सेदारी उसको निभा करके ऐसे लोगों के बारे में गोपनीय सूचना ज़रूर प्रोवाइड कराएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है 75 1905 1905 और 97 1929 1929। काइंडली इन दोनों नंबर्स पे जो भी आपको ठीक लगे उस पर अपनी जो सूचना है ऐसे लोगों के बारे में उसको ज़रूर देते रहें। कृपया करके गलत सूचना ना दें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सर्कल लालकुआं का, जिसमें 2 थाने आते हैं, लालकुआं और चोरगलिया, इनका OR किया गया है। आज यहाँ पे जितनी भी पेंडिंग हमारी इन्वेस्टिगेशंस थी उन सब का रिव्यू किया गया है। इसमें सभी सब इंस्पेक्टर्स और जो हमारे थाना इंचार्जेस हैं दोनों, वो भी इसमें थे, और CO साहब भी इसमें उन्होंने प्रतिभाग किया। इसमें सभी इन्वेस्टिगेशंस को इंडिविजुअली रिव्यू किया गया है और उसमें उसको तेज़ी लाने के लिए और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसमें आवश्यक दिशा निर्देश सभी को दिए गए हैं। साथ ही साथ थाने के जो दूसरे अभिलेख हैं उनको भी चेक किया गया है तथा उनको अत्यावधिक करते रहने के निर्देश दिए गए। प्रसिद्ध दरबार साहिब में लगने वाले भव्य झंडे जी के मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है, लेकिन बीते सालों की तुलना में इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए झंडे जी मेले में समिति जो संख्या में यहां पर काम कर रही है, सीमित लोगों को ही बुलाने की अनुमति रखी गई है और श्रद्धालु यहां पर सीमित तरीके से ही प्रवेश कर पाएंगे। इसके साथ ही दरबार साहिब के आसपास लगने वाले भव्य मेले पर भी इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं मेले के आने के बाद यहां पर जिस तरह से श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, तो दरबार साहिब में झंडे जी के आरोहण के समय ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दरबार साहिब में प्रवेश वर्जित रखा गया है। इस समय ऐतिहासिक झंडा जी मेले के संबंध में बहुत कुछ तैयारियां दरबार साहब की तरफ से की गई हैं। कोविड-19 महामारी के कारण श्रद्धालुओं से और भक्तजनों से ये निवेदन किया गया है कि वो प्रत्येक 72 घंटे पहले की कोविड-19 के नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको दरबार परिसर में प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित किया गया है। और प्रत्येक श्रद्धालु को मास्क पहनना अनिवार्य है, 2 गज की दूरी डिस्टेंस मेंटेन करनी है और सैनिटाइजेशन वो भी अनिवार्य है। ऐसी परिस्थितियों में जबकि कोविड-19 इस महामारी के कारण
ये विकराल रूप लेने जा रहा है। तो दरबार कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि सीमित मात्रा में मेले का आयोजन किया जाए और जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तजन हैं इस दरबार साहिब के, महाराज जी का आशीर्वाद जो प्राप्त करना चाहते हैं वो साल भर आ सकते हैं। छोटे छोटे ग्रुपों में महाराज जी का और गद्दी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, उनको पूरा साल भर मौका दिया जाएगा। लेकिन इस समय अधिक भीड़ न हो और कोविड महामारी के कारण प्रत्येक श्रद्धालु और उनके परिवार में खुशहाली बनी रहे और महाराज जी का आशीर्वाद और गद्दी का आशीर्वाद उनको मिले। झंडा जी का मेला ऐतिहासिक उत्सव के साथ में मनाया जाएगा। पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ में मनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है और शासन की जो एसओपी है, जो गाइडलाइन शासन प्रशासन के द्वारा निर्धारित की गई हैं, उनका पालन अक्षरशः करवाया जा रहा है। तो खानपुर के चंद्रपुरी खुर्द गांव में 20 वर्षीय युवती की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती मंगलवार को चारा लेने खेत में गई हुई थी और वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश की तो बुधवार सुबह उसका शव खेत के पास एक नाले के किनारे पड़ा मिला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। तो 2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां भले ही अपने अपने दावे यहां पर पेश कर रही हैं, वहीं भाजपा ने राज्य में दोबारा सरकार बनाने का दावा कर दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय सुयाल ने देहरादून में मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही केजरीवाल है जिन्होंने पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली से उत्तराखंड के लोगों को वापस घर आने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों से ऐसा सलूक करने वाले केजरीवाल अब उत्तराखंड के लोगों से क्यों उम्मीद कर रहे हैं और वो उसकी पार्टी को वोट यहां पर क्यों देंगे, ये उत्तराखंड की जनता को अब देखना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता केजरीवाल के इस सलूक का जवाब 2022 के चुनावों में देगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगा। तो हमारे लिए तो बोलेंगे, वो हमारे लिए तो बोलेंगे, वो हम उनका काम कुछ नहीं है। उनका काम प्रोपेगेंडा खड़ा करना है। ऐसे प्रोपेगेंडा कर देते हैं। उत्तराखंड राज्य की राजनीति में उनका चवन्नी का योगदान नहीं है। आखिर जो कुछ भी होगा यहाँ कांग्रेस से और बीजेपी के बीच ही रहना है। आम आदमी पार्टी दिन में सपने ना देख। उत्तराखंड के सल्ट विधानसभा से उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। जहां बीजेपी से महेश जीना ने नामांकन दाखिल किया तो वहीं कांग्रेस से गंगा ने नामांकन भरा है, जिसको लेकर अब दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट चुकी हैं। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दी। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ 15 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हैं, जो तयशुदा समय के अनुसार सल्ट विधानसभा में जाकर प्रचार करेंगे और उपचुनाव में कांग्रेस को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हैं, हमारे उपनेता करण महारा हैं। इसके समेत लगभग 30 हमारे स्टार प्रचारक हैं, जिनकी सूची हमने आज इलेक्शन कमीशन को बाकायदा सौंप दी। कालाडूंगी तहसील के न्याय पंचायत बैलपड़ाव के पंचायत घर में जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों पर एसडीएम गौरव चटवाल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय लघु शिविर का आयोजन किया गया और एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश अनुसार आम जनता के बीच जाकर उनकी हर प्रकार की समस्याओं के निस्तारण के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में जहां लोगों की पेंशन, भूमि संबंधी और राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे मूल समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, तो वहीं जनता को सरकार की योजना की भी जानकारियां दी गई। नहीं, देखिए, सरकार की भी मंशा है और हमारे आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय उनके द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग जो हैं विभिन्न ग्रामों में छोटे छोटे लघु शिविर लगाएं
और जिसमें जो लोग ग्रामवासी हैं या जो आम जनता है उनके जो छोटे मोटे काम हैं, जैसे उनके राशन कार्ड की कोई प्रॉब्लम हो, उनका कोई और खतौनी का मामला हो या किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद जो विरासतन चलता है, ऐसे जो मामले हैं वो मौके पे ही सुलझाए जाएं और लोगों को उनके क्षेत्र में ही वो सुविधा मिले और सारे डिपार्टमेंट्स भी वहाँ पे आएँ। तो यही मंशा है कि हम लोगों के बीच जाके जो उनकी समस्या तहसील लेवल पे पूरी हो सकती है उसको हम पूरा करें। उत्तराखंड के हरिद्वार में 1 अप्रैल से महाकुंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार की गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा गया है कि बाहर से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी बहुत जरूरी है। और संस्कार परिवार सेवा समिति ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की गाइडलाइंस को यहां समर्थन दिया है और आचार्य विपिन जोशी ने कहा कि सरकार की जो गाइडलाइंस हैं वे सही हैं और उनका पालन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि संस्कार परिवार सेवा समिति हरिद्वार के महाकुंभ में प्रत्येक वर्ष अपने ग्राम शिविर लगाती है और इस वर्ष भी देवभूमि दिव्य जो ग्राम शिविर का आयोजन है वो किया जाएगा, जिसमें 12 कुंभ आयोजन होंगे। पहला आयोजन 25 मार्च से शुरू हो चुका है और जो 25 अप्रैल तक चलेगा। मेरा मानना है जिस तरीके से देखिए अचानक मामले बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया ये सिर्फ जो बाहर के राज्यों से, विशेषकर जिन राज्यों में कोरोना का प्रभाव ज़्यादा है उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और उसका दूसरा विकल्प मुझे ये भी बताया गया कि जिन लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं उनके लिए शायद 72 घंटे पहले वाली रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है वर्तमान परिस्थितियों में सरकार का निर्णय ठीक है, क्योंकि अगर भगवान ना करे किसी कारण से अगर मान लीजिए कोई बात हो जाती है, संख्या बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि वो होने से अच्छा है। हल्द्वानी पुलिस ने बीते शुक्रवार को कलावती कॉलोनी के व्यापारी भगीरथ सुयाल की पीट कर की गई हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि भगीरथ सुयाल हत्याकांड के एक आरोपी राहुल घनेला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी पवन पाल अभी फरार है। हत्या के इस्तेमाल किए गए डंडा और स्कूटी भी यहां बरामद कर ली गई है और पुलिस के अनुसार अगर बात की जाए तो व्यापारी भगीरथ सुयाल की हत्या का कारण लड़ाई झगड़ा है। भगीरथ के घर के सामने झगड़ा कर रहे लोगों को रोकने पर राहुल घनेला और पवन पाल ने डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी थी और पकड़ा गया आरोपी राहुल मुक्तेश्वर का रहने वाला है, जबकि दूसरा फरार आरोपी पवन पाल हल्द्वानी का ही रहने वाला है। उसमें आपने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया, कितने फरार है, क्या कुछ मोटिव रहा घटना का? 26 तारीख की घटना है। देर रात को सूचना आई थी एक मर्डर की। मौके पे पहुंच करके फिर वहाँ पर जो देखा गया कि एक व्यक्ति के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई है और उसको जब हॉस्पिटल लेकर के गए हैं तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते जो है उसकी मृत्यु हुई है। उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 टीमें इसमें जो है लगाई गई थी और इसमें मामला ये आया है कि लड़कों में पहले मारपीट हुई है, उसके बाद में डिस्पर्स हो गए वहाँ से। फिर उनमें से 2 लड़के वापस आए और उन्होंने फिर मृतक के साथ में मारपीट करी। उसको लकड़ी की फंटी से भी बहुत मारा है, लात से भी बहुत मारे हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। इसमें एक जो अक्यूज्ड है राहुल घनेला, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस स्कूटी से ये लोग भागे हैं वो भी इसमें जो है बरामद की गई है और साथ ही साथ जो दूसरा अक्यूज्ड है उसके लिए भी हमारी टीमें रवाना हैं। बहुत जल्द वो भी हमारी गिरफ्त में होगा और यही मैटर है। आपराधिक इतिहास अभी इन लोगों का खंगाला जा रहा है, सभी जगह से मंगाया जा रहा है। कोई आपराधिक इतिहास निकलता है तो इनके खिलाफ गुंडा या गैंगस्टर जैसा भी है वैसी कार्रवाई की जाएगी। वेपन एक्चुअली इन्होंने उसको लकड़ी की फंटी से मारा था तो उसका टुकड़ा वहाँ टूटा था, तो एक टुकड़ा तो हमें मौके से मिल गया था, दूसरा टुकड़ा अभी हमें नहीं मिला है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।